जैसे ही पुलिस ने सोनम को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, वैसे ही सोनम पूरी तरह से टूट गई। और दोस्तों, पुलिस के हाथों में इतनी ताकत होती है, उस पर मुजरिम से जुर्म कबूल करवाने के या जुर्म की सच्चाई जानने के बहुत रास्ते होते हैं। जैसे ही सोनम को पुलिस ने 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया, उसने 3rd डिग्री मिलते ही कबूल कर लिया अपना गुनाह। अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, फांसी। जी हाँ, वही सोनम रघुवंशी जो पिछले कई दिनों से पुलिस को लगातार गुमराह करती रही, झूठ पर झूठ बोलती रही। अब पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपना हर एक गुनाह कबूल लिया है, और जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया वह किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। सोनम के इस कबूलनामे के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उनके पसीने छूट गए। आखिर एक महिला इतना खौफनाक प्लान कैसे बना सकती है? इस केस को पुलिस ने रेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया है और सारे सबूतों को इकट्ठा करके अब फांसी की सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिर्फ सोनम नहीं, उन चारों दरिंदे जो उसके साथ इस पूरी घटना में शामिल थे, जैसे उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसकी 3 दोस्त, इन चारों ने भी गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस को सारी घटना के बारे में बता दिया है। आखिर कैसे भोले भाले राजा को सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा? इसके बारे में अब तक आपने जो भी सुना है वह अधूरी कहानी थी, लेकिन आज मैं पूरे फैक्ट्स, सबूत और पुलिस के अनुसार आपको इस केस का वो एक सच बताने वाला हूँ, जिसे आप लोगों से अब तक छिपाया गया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आज आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में सोनम जैसी कातिल के लिए और राजा के जस्टिस के लिए अपने मन से कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, ताकि पूरे देश को पता चल सके कि कितने लोग राजा के सपोर्ट में हैं। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 को। रामनवमी का दिन था और रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की मां का राजा के घर फोन आया। वो लोग मिलने आए। फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिसे उसके परिवार वाले अगर समझ जाते तो शायद राजा की जान बच भी सकती थी। राजा ने एक दिन अपनी मां को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा फोन भी करता था तो सोनम उससे बात नहीं करती थी। राजा की मां ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उसने कहा, मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। तब राजा के परिवार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद सोनम सही कह रही हो। फिर आया 10 मई का वह दिन। दोनों की शादी हो गई। दोनों का परिवार खुश था। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो प्रोग्राम उसे टालना पड़ा। लेकिन तभी सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट बुक कर दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा भी हैरान हुआ। उसने अपनी मां को बताया कि सोनम ने मेघालय की टिकट बुक करा दी है। टिकट हो गया था, इसलिए मां ने भी अधूरे मन से कह दिया, ठीक है चले जाओ। हनीमून पर जाने से पहले ही सोनम ने हनीमून के नाम पर दोनों पति पत्नी 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे। 22 मई को दोनों शिलांग के मावलखियाट गांव स्थित शिपारा होम स्टे में ठहरे थे। लेकिन 23 मई को उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। दरअसल 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। फिर वो लोग कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। असम में 1 से 2 दिन घूमने के बाद 22 मई को राजा और सोनम शिलांग में पहुंच जाते हैं। वहां के एक लोकल रेंटल एजेंसी से वह लोग एक स्कूटी किराए पर लेते हैं और उसी स्कूटी से आसपास के कुछ जगह घूमते हैं। अगले दिन यानी कि 23 मई की सुबह 5:30 पर वह लोग अपने होटल से चेक आउट कर लेते हैं। वह लोग अपने लगेज बैग को स्कूटी में कैरी
करके घूम नहीं सकते थे। इसीलिए उनके पास जितना भी कीमती सामान था उसे वे एक छोटे बैग में डालते हैं और बाकी का लगेज उसी होटल के रिसेप्शन में छोड़ देते हैं। उस दिन सोनम का फास्टिंग था, इसलिए वो लोग एक दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं और कॉफी पीते हैं। उसके बाद वे लोग उसरा हिल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शिलांग से लगभग 70 किमी दूर है। वहां पहुंचने के बाद दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच सोनम अपनी सासू माँ से फोन पर बात करती है। हेलो, हाँ मैं राजा का फोन कर लो। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, बस हमसे चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते। इसी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि राजा और सोनम को नीचे जाकर जहां घूमना था वह उस जगह पर ऑलरेडी घूम चुके थे और करीब 2 बजे के आसपास अपने स्कूटी के पास लौट रहे थे। यह राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है, क्योंकि 2:17 पर जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं तो सोनम का मोबाइल रिंग तो होता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था, लेकिन 24 मई को सोनम का फोन भी बंद हो जाता है। अब यह क्लियर हो जाता है कि 2 से लेकर 2:30 के बीच ही कुछ अनहोनी हुई थी। राजा के बड़े भाई विपिन तुरंत शिलांग पहुंचते हैं। जब वे होटल पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई की सुबह 5:30 पर चेकआउट कर चुके थे और उनका लगेज अभी तक वहीं रखा हुआ है। तब से इस बैग को कोई लेने नहीं आया। यह सुनते ही विपिन को यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है, जरूर दोनों किसी मुसीबत में है। राजा और सोनम का घर वालों से बात हुए 1 दिन से ज्यादा हो चुका था। ऊपर से पूरा नॉर्थ ईस्ट भारी बारिश की चपेट में था। कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से रेड अलर्ट लगा हुआ था। ऐसे में समय रहते खोजबीन नहीं होती तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता। इसीलिए राजा के बड़े भाई विपिन ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसलिए खुद ही राजा के फैमिली वाले राजा और सोनम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजा और सोनम ने अपने ट्रिप की कई फोटो और वीडियो अपने परिवार को भेजे थे। इन्हीं में से एक फोटो में पीछे एक पोस्टर दिखता है, जिसकी मदद से वे उस स्कूटी वाले तक पहुंचते हैं जिससे राजा ने स्कूटी किराए पर ली थी। वह बताता है कि उस स्कूटी में GPS ट्रैकर लगा है, जिससे उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि स्कूटी एकदम ठीक तरीके से पार्क की गई है। चाबी अभी भी उसमें लगी है, जो अजीब बात है। लेकिन स्कूटी के साथ जो हेलमेट दिया गया था वो भी गायब था। अब भी पुलिस इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद इस केस में दिलचस्पी दिखाते हैं तब जाकर सर्च ऑपरेशन तेज होता है। लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। मगर ऐसे हालात में भी वहां के लोकल लोग राजा और सोनम को ढूंढने में आगे आते हैं। करीब 40 रेस्क्यू टीम बनाई जाती हैं, जिनमें लोकल्स, पुलिस, SDRF, NDRF और NGO के लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जहां यह लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलता है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से काम बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश लगातार हो रही थी, जिसके चलते काफी दिक्कतें हो रही थी। 2 जून को यानी कि लापता होने के 10 दिन बाद जहां स्कूटी मिली थी, वहां से 30 किमी दूर एक बॉडी मिलती है। हाथ में एक टैटू बना हुआ था और उसमें राजा लिखा हुआ था। जब पुलिस वाले विपिन को यह बॉडी दिखाते हैं तो विपिन उसे पहचान लेते हैं कि यह तो उनके ही भाई की बॉडी है। सबका जो डर था वो सच हो जाता है। हाहाकार मच जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यह केस अब और भी उलझ चुका था। राजा के परिवार वालों ने बताया कि जब वह घर से निकले थे तो उनके गले में सोने की चैन थी। हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड ब्रेसलेट भी पहना हुआ था, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। लेकिन पुलिस को अब तक जो चीजें मिली थी उनमें एक सफेद रंग की महिला की शर्ट, वीवो का टूटा हुआ मोबाइल और राजा की स्मार्ट वॉच शामिल है। लेकिन सोने की चैन, दोनों रिंग्स और ब्रेसलेट गायब है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के घाव थे, यानी उसकी हत्या की गई थी। उनको मारकर नीचे खाई में फेंक दिया गया था। हथियार भी नया था, जैसे राजा को मारने के लिए ही यह खरीदा गया हो। हालांकि पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है, जो स्कूटी मिलती है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था और उसका हेलमेट मिसिंग था। स्कूटी से थोड़ी ही दूरी पर राजा और सोनम के बैग्स भी मिलते हैं, जो वह अपने साथ लेकर आए थे, और वहां से लगभग 30 किमी दूर राजा की बॉडी मिलती है। यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब राजा को मारने के बाद कातिल ने स्कूटी को ओसरा हिल्स के पास लाकर पार्क किया होगा और स्कूटी वहां पर पार्क करने के बाद उसी ने ही गाड़ी में चाबी छोड़ दिया होगा, ताकि पुलिस को शक ना हो कि राजा का कत्ल हुआ है। राजा की हत्या 23 मई को हुई थी, लेकिन उसकी लाश 2 जून को मेघालय के प्रसिद्ध वेई सावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में बेहद सड़ी गली हालत में मिली। शरीर पर गहरे जख्म थे। सिर और पीठ पर धारदार हथियार के 2 घाव साफ नजर आ रहे थे। इन सब साक्ष्यों से साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी और खौफनाक हत्या थी। अब तक पुलिस इसे लूटपाट का मामला मान रही थी और सोनम रघुवंशी की तलाश में जुट गई थी, जो उसी दिन से लापता थी। पुलिस को शक था कि लुटेरों ने राजा को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी और संभव है कि सोनम को भी मारकर कहीं फेंक दिया हो। जैसे ही यह खबर मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंची, हर कोई सन्न रह गया। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जनता के भारी दबाव के बाद पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम SIT का गठन किया और सोनम की तलाश को प्राथमिकता दी। लेकिन इस मामले की दिशा तब पूरी तरह से बदल गई जब एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी ने पुलिस को बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अनजान युवकों के साथ फॉल्स की ओर जाते हुए देखा था। इन तीनों युवकों की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सभी हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज में राजा, सोनम और 3 अज्ञात युवकों को एक साथ घूमते देखा गया। जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली तो कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और यूपी के नंबरों पर मिलते पाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और फिर 8 जून की रात करीब 1 बजे यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था। बाल बिखरे हुए थे। चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे वाले लड़के से कहा, भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा? मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना सवाल किए अपना फोन दे दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल किया, वह रोने लगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह लड़की कौन है। वहीं मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह वही सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर मेघालय से करीब 1200 किमी दूर है। फोन पर भाई से बात करने के बाद सोनम वहीं एक चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई साहब आप तुरंत पुलिस को फोन करो। ढाबे वाले ने फौरन पुलिस को सूचना दी। करीब 40 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान बताई तो पुलिस समझ गई कि यही वह लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से जुटी हुई थी। फिर सोनम को गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई और बाद में मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। सोचिए, जो सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था,
वही सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है तो कैसे खुद ही अपने भाई को फोन करती है। अगर वह निर्दोष थी और जिंदा थी तो क्या यह काम पहले भी नहीं कर सकती थी? पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, बार बार बयान बदले, झूठी कहानियां गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सख्त सवालों और सबूतों की मार के आगे उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगी और सच खुद अब खुद बाहर आने लगा। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरू में डरी और कमजोर दिखने वाली सोनम की चुप्पी तब टूटी जब मेघालय पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर गहराई से पूछताछ की। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जिस सच्चाई को कबूला उसने इस केस की हर परत को खोल कर रख दिया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया गया तो रास्ते में ही उसने पुलिस को कई ऐसी बातें बताई जो इस केस के लिए बेहद जरूरी थी। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। अब उसने जो पुलिस को बयान दिया उसमें उसने बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था कि अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घरवाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर उसने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। सोनम ने कबूला कि राजा बहुत अच्छा इंसान था, वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह हर वक्त बस उसकी निगरानी करता था। सोनम को बार बार लगता था कि वह आजाद नहीं है और यही सोचकर उसने तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना ही सही फैसला है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी और राजा को एक समझौते की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। सोनम ने स्वीकार किया कि उसका अपने पति राजा रघुवंशी से रिश्ता महज एक सामाजिक बंधन बनकर रह गया था। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा रिश्ता था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इसके तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को साथ जोड़ा। योजना के मुताबिक सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि घटना दुर्घटना जैसी लगे और शक ना हो। 23 मई को जब वे सावडोंग फॉल्स के पास ट्रेकिंग के लिए निकले तो सोनम ने राजा को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने में मदद की जहां पहले से छिपे 3 हमलावर मौजूद थे। राजा पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया और उसे खाई में धकेल दिया गया। सोनम ने बताया कि वह सब कुछ जानते हुए भी वहीं से वापस लौट गई और फिर फरार हो गई। पूछताछ में सोनम ने साफ कहा कि इस पूरी हत्या के पीछे उसकी मंशा राजा से छुटकारा पाकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी शुरू करने की थी। उसने इस साजिश के लिए आर्थिक मदद भी की। कॉल्स और मीटिंग्स के जरिए हत्यारों को निर्देश भी दिए। यही नहीं, बाद में जब मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ा तब उसने खुद को बचाने के लिए गाजीपुर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन डर और मानसिक दबाव में खुद ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम ने यह भी कबूल किया कि हनीमून पर जाने का प्लान उसी का था, घूमने के लिए नहीं बल्कि राजा को मरवाने के लिए। अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले 5 महीने से रिलेशनशिप में थे। सोनम के पिता हार्ट के मरीज थे और घर वाले चाहते थे कि शादी समाज के हिसाब से हो, इसलिए सोनम ने अपने प्रेमी राज को छोड़कर राजा से शादी कर ली। लेकिन मन में पहले ही प्लान था कि शादी के बाद राजा को रास्ते से हटा दिया जाएगा ताकि वह फिर से राज के साथ जिंदगी बिता सके, और यही हुआ। सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी और शादी के 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे में बैठकर उसने अपने प्रेमी राज के साथ राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस मर्डर प्लान में शामिल किया
और 23 मई को जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आरोपियों ने गुवाहाटी से एक ऑनलाइन ऑर्डर की गई छोटी कुल्हाड़ी यानी डाव खरीदी और शिलंग में सोनम और राजा के होमस्टे से 1 किमी दूर ठहरे। सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रही और किराए की स्कूटी लेकर राजा को बहाने से उस जगह ले गई जहां सुनसान इलाका था। दोपहर 1:30 पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी की तरफ चलने को कहा। आरोपियों ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उन अपराधियों ने सोनम से कहा कि वह काफी थक गए हैं और वह राजा को नहीं मार पाएंगे। तब सोनम ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। इस लालच के बाद आरोपियों ने हत्या के लिए हाँ कर दिया। जब सोनम और राजा उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो पीछे से तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आकाश दूसरी बाइक से दूर से निगरानी कर रहा था और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है तब उन्होंने राजा पर पीछे से हमला किया। राजा ने विरोध किया, लड़ाई की, लेकिन सिर और सीने पर गहरे वार के बाद वह बेहोश हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से वार किया और उसी वक्त सोनम चिल्लाई, मार डालो इसे। फिर जब राजा अधमरा था तो आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा सके तो खुद सोनम ने उसे धक्का दिया और खाई में फेंक दिया। फिर आरोपी वहां से उसकी बुक की गई स्कूटी लेकर 25 किमी दूर छोड़ आए। सोनम ने उन लोगों के सामने ही अपना फोन तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया ताकि कोई लोकेशन ट्रैक ना कर सके। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलंग से गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश लौट गई थी और इंदौर पहुंचकर उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो यह है कि हत्या से ठीक 1 दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। अपनी सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। उसी दिन यानी 23 मई को उसने हत्या को अंजाम दिलवाया और फिर खुद अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दे दिया। राज कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि सोनम ने उससे कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब मेरे घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, इसीलिए पहले राजा को हटाना पड़ेगा। पूछताछ के दौरान हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। इसके बाद पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं अब सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डाटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अब आगे क्या राज खोलती है सोनम, इस बात का देखना बाकी है। दोस्तों, फिलहाल इस घटना से पूरा देश दुखी है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही दुखदायक घटना है।